हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है ना प्यारे बच्चों, आज का जो सुबह आपके लिए होने वाला है ना, एकदम बहुत ही बेहतरीन सुबह होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज जो क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में आज नई शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, एकदम जीरो लेवल से। प्यारे बच्चों, आज से जो पढ़ाई का पैटर्न होगा ना वो चेंज हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए और वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त होने वाला है आज नई सुबह में। प्यारे बच्चों देखिए, आज जो यहाँ पे होने वाला है आपके लिए प्यारे बच्चों, खास ध्यान रखिएगा। अब जो यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए, हम क्या 12th उम्मीद बैच, यहाँ आप देखिए 2000 प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा 2024। और हमारा टारगेट क्या है प्यारे बच्चों, 480 प्लस नंबर। इसके लिए प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए मात्र 200 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। यहाँ आप देखिए क्या, यहाँ पे जैसे देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का फिजिक्स। जैसे आज फिजिक्स का कर लिए, कल यहाँ पे बायो होगा या केमिस्ट्री होगा, या प्यारे बच्चों ऐसे ही फिर मैथ भी होगा, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। इस सीरीज में प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सुबह में ये सीरीज चलेगा, क्योंकि सुबह का टाइम आपका होता है दिमाग फ्रेश। और इस सीरीज में क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। यानी आप देखिए, अगर आपको आपके हम 15 ऑब्जेक्टिव बता रहे तो साथ में आपको 15 एकदम सब्जेक्टिव भी मिलेगा जो एग्जाम में पूरा लड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए वैसे वैसे क्लास होंगे अब, तो यहाँ पे आपको वैसे वैसे क्लास को करना है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ देखिए आज फिजिक्स पढ़े तो कल यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ सकते, बायोलॉजी का भी पढ़ सकते, कुछ भी पढ़ सकते। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, मात्र 200 क्वेश्चन। और 200 क्वेश्चन में क्या होगा आपका, तो पहले 200 सब्जेक्टिव क्लियर होगा, 200 सब्जेक्टिव इसमें रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, 200 प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी ये जो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, अगर आपको फेल होने का डर है प्यारे बच्चों, या कुछ भी है ना, तैयारी नहीं हुआ है, तो प्यारे बच्चों ये सीरीज का प्लेयर लिस्ट बना देंगे, आप लोग जरूर कीजिएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस सीरीज के बारे में तो हम आपको बता दिए। जैसे देखिए, तैयारी अगर आपका नहीं हुआ, यहाँ आप देखिए उम्मीद बैच में प्यारे बच्चों 2024 के कि तैयारी अगर नहीं हुआ तो इस सीरीज को देख लीजिए। अगर तैयारी नहीं हुआ तो आप लोग इस सीरीज को देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा, पक्का हम आपको बता रहे हैं। आपको डर सता रहे फेल होने के या कुछ भी, तो ये सीरीज आप लोग पूरा कर लीजिएगा। हमारा टारगेट लक्ष्य 480 होना चाहिए, पास करना नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पे फटाफट काम कर दीजिए, जो भी काम बता रहे हैं फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे। और प्यारे बच्चे लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 2024। आप इसमें मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। अगर आप गर्ल हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो सकती, आप डायरेक्ट इस पे व्हाट्सएप कॉल कीजिए या नॉर्मल कॉल कीजिए और आप हमसे बात कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपका क्लास कहाँ पे चलेगा, आपका ग्रुप कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इतना तो हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये सीरीज को प्यारे बच्चे निवेदन है कि शेयर करके सुबह ही 500 स्टूडेंट कम से कम आइएगा, ये सीरीज खास करके करने के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका पूरा सब्जेक्टिव का, यहाँ देखिए जितना भी प्यारे बच्चों वो है ना आपका डाउट वाउट बोलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, सर जी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर लगाइए। उसके बाद से इसका डीपली अध्ययन करेंगे, इसमें आपको सब चीज मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आपको पता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बता दिए, क्या आपसे पूछे अगर चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, आप बता दीजिएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हमको सबसे पहले जानना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आखिर होता क्या है। जानना तो जरूरी है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जाके देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, वही क्वेश्चन उठाएंगे जो प्यारे बच्चों पूछा जाएगा, क्वेश्चन बैंक का होगा। और जो प्यारे बच्चे क्या होगा,
पूछा जाएगा कब? तो प्यारे बच्चे 2024 के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वही प्रश्न जो पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में। तो हमको जानना है पहले कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लोग नोट करते चलिए। निवेदन है प्यारे बच्चों, ये आपका जो यहाँ देखिए लक्ष्य बैच है, आखिरी उम्मीद बैच है, इसको आप लोग पढ़ना नहीं भूलिएगा। तो हमको सबसे पहले जानना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग याद कर लिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन प्यारे बच्चों हमको जानना भी तो है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक का उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए इससे भी आपको सटीक डिफिनीशन अगर कहीं मिल जाएगा ना तो आप लोग बोलिएगा हमसे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पे परिभाषित करें, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक का उसका प्रभाव है। मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है, तो इसका वह क्षेत्र जहां तक का इसका प्रभाव हो। चुंबक का क्या होता है, अपना क्षेत्र होता है ना, तो जहां तक का उसका प्रभाव हो। यहाँ देखिए मान लीजिए ये चुंबक है, तो ये चुंबक का इतना प्रभाव है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिसका आप लोग पढ़ें कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए प्यारे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर वह रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव प्यारे बच्चों करता है, उसी बिंदु को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चों समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, एक चुंबक है मान लीजिए, तो उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होगा ये प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जितना प्यारे बच्चों उसका प्रभाव रहेगा ना चुंबक का, कि इसके अंदर कोई लो चुंबकीय आएगा तो ये अपने क्या करेगा, आकर्षण कर लेगा। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछता है तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का वो अनुभव करेगा, उसी बिंदु पर प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसे ही कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट की बात करें प्यारे बच्चों, टेस्ला होता है, याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी होता है, टेस्ला भी होता है, और क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है, इन्हीं दोनों का होता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो देखिए इसमें आप देखिए क्लियर हो गया आपका 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्लियर है। तो यहाँ पे इसको प्यारे बच्चे नोट करते चलिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहीं प्यारे बच्चों राइट दूसरा क्वेश्चन बस जो आपके एग्जाम में कचा कच लड़ेगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि चुंबकशीलता की बीमा, चुंबकशीलता का बीमा प्यारे बच्चों, चुंबकशीलता का बीमा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे पूछा गया है कि चुंबकशीलता का बीमा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2 और I के पावर -2 होता है। ये आपको याद रखना है। चुंबकशीलता का बीमा पूछे, मैग्नेटिज्म का डायमेंशन अगर आपसे पूछता है तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ml के पावर, यहाँ पे mLT के पावर -2 और एक यहाँ पे क्या होता है a के पावर -2 बोलिए या I के पावर। अब हमको जानना है कि ये चुंबकशीलता आखिर होता है, ये क्या होता है। पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन बैंक में कि चुंबकशीलता किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अलग, जहां तक उसका प्रभाव होगा, किसी चुंबक का जहां तक प्रभाव होता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन चुंबकशीलता अलग चीज आ गया। तो प्यारे बच्चों चलिए आप देखिए मैग्नेटिज्म समझते हैं, चुंबकशीलता आखिर क्या होता है। चलिए यही सब तो प्यारे बच्चों पढ़ने का यहाँ पे फायदा है। ये सीरीज मत छोड़िएगा, निवेदन है, ये सीरीज आपको नहीं छोड़ना है। अगला यहाँ पे आ जाए, चुंबकशीलता आखिर किसे कहेंगे। चलिए अब यहाँ पे समझाते हैं आपको कि चुंबकशीलता आखिर क्या है और चुंबकशीलता किसे कहा जाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, कमी या वृद्धि हो जाती है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संघनता का कमी या ज्यादा होना पदार्थ का प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। चलिए समझाते हैं, अब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे प्यारे बच्चों एकदम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
पदार्थ का वह गुण, ध्यान रखना है, किसी भी पदार्थ का, पदार्थ कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्यारे बच्चों पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे, चुंबक का अपना क्षेत्र होता है ना, मान लीजिए चुंबक है तो चुंबक का ये अपना क्षेत्र होता है, तो किसी भी पदार्थ को ये चुंबकीय क्षेत्र में ही रखना है, समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, सही बात है, कमी या वृद्धि हो सकती है उसके अंदर, या यहाँ पर देखिए एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको कि चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता में कमी या वृद्धि हो सकती है। और इसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसी भी पदार्थ को हम लोग पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, प्यारे बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखना है। और चुंबकत्व, तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र हम आपको बता दिए कि चुंबक का अपना क्षेत्र, प्यारे बच्चों यहाँ आप देख लीजिए, और उसके बीच में अगर आप लोग किसी पदार्थ को रखते हैं तो उसके संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सॉरी चुंबकशीलता कहते हैं उसको। अब यहाँ देखिए इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये ऐसे ही लिखना है आपको। समझ में आ रहा होगा पूरा 100%, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम अपना 100% दे रहे हैं आपको, आपको समझना ही पड़ेगा और ये सब क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाएगी डायनेमो का कार्य का सिद्धांत। प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित, आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। अब यहाँ आप देखिए विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे कौन सा आधारित है, तो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ देखिए ये जो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण होता है ये क्या होता है, क्वेश्चन आएगा ना। आपको समझ में तो नहीं आ रहा कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित होता है, तो अब हमको जानना ना पड़ेगा कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण आखिर होता क्या है। तो चलिए इसको अब हम लोग डीपली पढ़ते हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, तो प्यारे बच्चों ये आप लोग याद करते रहिएगा। तो चलिए बताते हैं कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, तो सुबह का टाइम है इसीलिए करा रहे सुबह में, नहीं तो ये क्लास हम और टाइम में रख सकते हैं। सुबह में कराने का प्यारे बच्चों मकसद ये है कि सुबह में आपका पूरा दिमाग रहता है फ्रेश, सटासट प्यारे बच्चों दिमाग में जाएगा। यहाँ आप देखिए विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण क्या है, यहाँ आप देख लीजिए, किसी चालक को किसी प्रत्वर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए फिर से हम समझाते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि किसी चालक को किसी प्रत्वर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे, किसी भी चालक को, कोई भी कंडक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कंडक्टर होना चाहिए। तो किसी भी चालक को यहाँ देखिए प्रत्वर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक का जो सिरा होगा उसके बीच विद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। और प्यारे बच्चों डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत आधारित होता है किस पे, तो यही प्यारे बच्चों किस पे होता है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे। क्योंकि ये विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, किसी चालक को किसी प्रत्वर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे उसके चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसका जो सब्जेक्टिव भी बता रहे हैं ना, A to Z इंपॉर्टेंट है, प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आप देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव है, इतना करा दिए कि ये सब आपको याद हो गया होगा। चलिए किसने पता लगाया, तो आपको बताना है मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या किया प्यारे बच्चों, पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो अब हमको जानना है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो वैसे तरंग जिनमें जिसको क्या प्यारे बच्चों किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। चलिए हम इसको फिर से यहाँ पे डीपली इसको समझते हैं कि यहाँ देखिए क्या हमको पता लगाना है, किसने पता लगाया, मैक्सवेल ने पता लगाया कि क्या प्रकाश भी विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। तो हमको पता करना पड़ेगा ना ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग आखिर क्या होता है, ये इसी को ना पता लगाए थे कौन, तो प्यारे बच्चों मैक्सवेल ने। तो हमको तो जानना पड़ेगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम क्या बताएं कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली तरंग और इसे गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसे विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहा जाता है।
वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए, देखिए अब हमारा आप लोग डिफिनेशन सोचिए, वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए प्यारे बच्चों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो बोल रहे हैं वो भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि यही सबसे सटीक इसका आंसर है कि प्यारे बच्चों वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए किसी विद्युतीय चुंबकीय तरंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्यारे बच्चे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। और जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो प्यारे बच्चों यहाँ पे निर्वात में भी बिना किसी माध्यम के प्यारे बच्चों क्या होती है, प्यारे बच्चों वो क्या होती है, संचरित होती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि यह निर्वात के माध्यम से भी गति करती है। यहाँ देखिए यह निर्वात के माध्यम से भी क्या करती है प्यारे बच्चों, गति कर सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वैसा, यहाँ देखिए वैसा विद्युतीय चुंबकीय तरंग जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ही ना हो, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही ना हो, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा आया होगा। तो यहाँ आप देखिए इसी को प्यारे बच्चों किसने पता लगाया था, तो मैक्सवेल ने पता लगाया था कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी बिना किसी माध्यम के संचरित हो सकती है। यही पता लगाया था किसने, प्यारे बच्चों मैक्सवेल ने। तो यहाँ आप देखिए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आइए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से व्याख्या नहीं किया जा सकता। चलिए प्यारे बच्चों आंसर लगाइए। ये प्यारे बच्चों हम आपको करा रहे हैं प्यारे बच्चों 200 क्वेश्चन में 200 सब्जेक्टिव 200 ऑब्जेक्टिव, जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये सीरीज आपको करना पड़ेगा। चलिए हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत से व्याख्या नहीं किया जा सकता है। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं से प्यारे बच्चों किसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है, आपको पता है किसका नहीं किया जा सकता है, तो प्रकाश के ध्रुवण का, प्रकाश के पोलराइजेशन का नहीं किया जा सकता है। डी वाला ऑप्शन 100% राइट आंसर होगा। अब हमको जानना है कि ये द्वितीय हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, हाइगेंस का ये द्वितीय तरंगिकाओं का ये सिद्धांत क्या है जिससे हम लोग यहाँ पे प्रकाश के ध्रुवण को नहीं प्यारे बच्चों कर सकते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या हम इससे नहीं कर सकते, क्या है ये आखिर ये हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। आपसे सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ देखिए हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत को लिखे, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखे, क्वेश्चन पूछा गया है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे चलिए इसको अब हम समझते हैं कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आखिर क्या है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आखिर क्या है, इसमें हाइगेंस क्या कहते हैं, चलिए अब हम इसको समझते हैं। और आपके एग्जाम में पूछेगा ना प्यारे लाल, तो आपको सेम टू सेम इसी प्रकार लिखना है, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आपको इसी प्रकार लिखना है। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि हाइगेंस के प्रकाश तरंग के संचरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। और एक बात प्यारे बच्चों, जैसे डिफिनेशन लिखे ना आपको एग्जाम में वैसे ही हूबहू लिख के आना है। देखिए आपको बताना है कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंग के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए हाइगेंस ने प्यारे बच्चों यह परिकल्पना प्रस्तुत किया कि जब प्रकाश स्रोत से तरंग निकलती है, प्यारे बच्चों देखिए मुख्य बात यह है, हाइगेंस ने यह परिकल्पना प्रस्तुत किया कि जब प्रकाश स्रोत से तरंग निकलती है, जब प्रकाश स्रोत से जो तरंग निकलती है प्यारे बच्चों, तो वो प्यारे बच्चों उसके चारों ओर स्थित मध्यम में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, कण में वो कंपर करने लगती है। यही है प्यारे बच्चों, ओरिजिनल में यही है और यही आपको लिखना है। 2 नंबर में पूछेगा, इतना लिख दीजिएगा, पक्का आपको नंबर मिलेगा। देखिए आप देखिए हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्यारे बच्चों यही साबित होता है कि प्यारे बच्चों जो प्रकाश स्रोत से तरंग निकलती है तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, उसकी चारों ओर स्थित जो माध्यम के कण होंगे वो कंपन करने लगते हैं। इसी कारण क्या होता है उसका, हम लोग यहाँ देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन का कर सकते हैं, यहाँ देखिए अपवर्तन, यहाँ देखिए परिवर्तन सबका कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश के पोलराइजेशन का हम द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा से उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। याद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला यहाँ पे अधिक वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रतिक्रिया का नाम क्या है। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को नाम क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों ये क्लास एकदम डीपली चलेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए इसमें आपको सब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव आपको समझाया भी जा रहा है। तो देखिए वाहक तरंगों पर किसी सूचना का अध्यारोपण का क्रिया का नाम क्या है।
आपको पता है प्यारे बच्चों क्या है, मॉड्यूलेशन नाम है। अब हमको जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों मॉड्यूलेशन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी वाहक तरंगों पर किसी सूचना का अध्यारोपण का प्रक्रिया ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। ये तो डिफिनेशन हो गया। तो चलिए ये भी डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए पहले मॉड्यूलेशन को डीपली समझते हैं। मॉड्यूलेशन को डीपली समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी व्याख्या करें। मॉड्यूलेशन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों सब पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि मॉड्यूलेशन क्या है। तो देखिए, जब किसी निम्न आवृत्ति के संदेश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक लाइन का डिफिनेशन प्यारे बच्चों कितना वो भी सटीक एकदम अच्छा से लिखा हुआ आंसर है जो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बता दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि मॉड्यूलेशन आखिर पूछा जाए कि मॉड्यूलेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आपको लिखना है कि जब किसी निम्न आवृत्ति के संदेश तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों में अध्यारोपित किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों। इसमें क्या हो रहा है कि निम्न आवृत्ति के आप देखिए तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो हमको उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करना पड़ेगा। उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करना पड़ेगा और इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए प्रकार पूछेगा कि मॉड्यूलेशन के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है मॉड्यूलेशन प्यारे बच्चों 3 प्रकार का। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का। देखिए कौन, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, कला मॉड्यूलन, ये होता है। आयाम, आवृत्ति और कला होता है इसके प्रकार। तो ये आप लोग प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा और आप लोग बता दीजिए क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, पूरा डीपली क्लास करके बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं। और आप लोग बोलते हैं कि सामने समझाते क्यों नहीं है प्यारे बच्चे, वही बात है, समझाने लगेंगे ना तो 20 भी क्वेश्चन समझा पाना मुश्किल है। और ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों करना आपके लिए जरूरी है, इसीलिए फटाफट सामने बताते हैं। और यहाँ पे सुबह में आइए आपका डीपली करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए आप देखिए 6 नंबर की, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई यूनिट लिखा है। प्यारे बच्चों हमको जानना है, कई बार 4 बार पूछा गया क्वेश्चन कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव का आंसर लगाइए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट होता है कूलम इनटू मीटर, कूलम मीटर होता है। ये आपको याद कर लेना है। चलिए याद हो गया। अब हम यहाँ पे समझाते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की जो बीच की दूरी होगी उसके गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ गए, यहाँ पे समझ गए प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की जो दूरी होगी उसका जो गुणनफल होगा उसे हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इससे प्यारे बच्चों किसे सूचित करते हैं, इसे पी द्वारा, विद्युतीय द्विध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कूलम मीटर कैसे होता है। विद्युतीय द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक। प्यारे बच्चों आवेश को किस में सूचित करते हैं, कूलम में। और यहाँ देखिए इनटू है तो इनटू, लंबाई को प्यारे बच्चों किस में, मीटर में। कितना मीटर लंबाई, यानी क्या हो जाएगा, कूलम इनटू मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऐसे निकलता है जैसे पूछा गया था कि विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई यूनिट। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है और यहाँ देखिए लंबाई का मात्रक। तो आवेश को हम लोग किस में, कूलम में मेजर करते हैं और यहाँ देखिए लंबाई को प्यारे बच्चों किस में, मीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कूलम मीटर, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एसआई यूनिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोकिए फटाफट फटाफट लाइक करते चलिए। चलिए विद्युतीय विभव का मात्रक क्या होता है, और यहाँ पे देखिए यह किसका तुल्य है, विद्युतीय विभव और विद्युतीय विभवांतर। बहुत डीपली आपको समझाए थे, फिर आज मौका मिला है फिर समझिए कि विद्युतीय विभव यहाँ आप देखिए मात्रक वोल्ट होता है और यह तुल्य होता है। तो प्यारे बच्चों जब ये विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो ये तुल्य किसके हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों जूल प्रति कूलम के तुल्य होगा। यानी जूल प्रति कूलम हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे हम तो ये समझ गए कि ये तो तुल्य होता है जूल प्रति कूलम के।
अब हमको जानना है कि विद्युतीय विभव किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए विद्युतीय विभव किसे कहते हैं, तो एक एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बिंदु है उसके बिंदु में लाने में जो भी किया गया कार्य होगा ना, उसे ही हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए दो, यहाँ देखिए एक यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक बिंदु आवेश है क्या प्यारे बच्चों, क्यू नॉट, और यहाँ देखिए एक क्या है अनंत में है यहाँ पे बिंदु आवेश, इसी ये भी क्या है, ये क्यू नॉट है। अब यहाँ देखिए हमको पूछा गया कि वैद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक धन आवेश को, यहाँ देखिए एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा, जो वर्क होगा, ये वैद्युत क्षेत्र है ना, तो देखिए एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा, जो वर्क होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत विभव कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है कि वैद्युत विभव आखिर किसे कहते हैं, वैद्युत विभव आखिर क्या होता है। तो एकांक धन आवेश से एक बिंदु को, यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में के, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पे लाने में जो किया गया कार्य होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। याद हो गया, चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वहीं अगर पूछ दे कि वैद्युत विभवांतर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्यारे बच्चों विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ देखिए विभवांतर के लिए अगर आपसे पूछे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्यारे बच्चों एक बिंदु आवेश को, यहाँ देखिए एक क्यू नॉट आवेश, एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु आवेश तक लाने में जो किया गया वर्क होगा, यानी इसकी जो प्रक्रिया होगी वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगी, तो इसके अंदर जितना भी किया गया कार्य होगा वो वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। और वहीं हम एकांक धन आवेश को एक बिंदु क्यू तक लाने में जितना भी काम करेंगे उसे वैद्युत विभव कहेंगे। तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा 100%। तो प्यारे बच्चों देखिए हम समझाने के लिए समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे जो शाम का क्लास होता है ना, उसमें फटाफट बताते हैं आपको कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी के तल से। देखिए भू तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी यहाँ पे डीपली पढ़ने वाला है कि भू तरंगों का ध्रुवण पृथ्वी के तल से होता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि भू तरंगों का ध्रुवण पृथ्वी के तल से लंबवत होता है। अब यहाँ देखिए भू तरंगे क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। तो भू तरंग क्या होता है, तो भू तरंग संचरण में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग को ही हम लोग भू तरंग कहते हैं। तो भू तरंगों के में रेडियो तरंग प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि सतह से गुजरने वाले, यानी यहाँ देखिए सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही हम लोग भू तरंग कहते हैं। जो यहाँ देखिए जो पृथ्वी के तल से गुजरता है उसे हम लोग भू तरंग कहते हैं। पृथ्वी के तल के अगर समानांतर से जो तरंग गुजर रहा है भू तरंग कहेंगे। इसे भी लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। यहाँ देखिए स्थिर विद्युत आवेश के बीच लागत बल किस नियम से दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत आवेश से लागत बल किस नियम से दिया जाता है। तो आपको बताना ये कूलॉम के नियम से दिया जाता है। आंसर यहाँ पे होगा सी ऑप्शन 100%। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सब आप लोग याद कर लीजिएगा कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लागत बल किस नियम से दिया जाता है। तो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लागत बल कूलॉम के नियम से दिया जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए कूलॉम के नियम के बारे में जानते हैं। चलिए कूलॉम का नियम क्या है। तो कूलॉम एक भौतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे? कूलॉम एक भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया था, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम के नियम से जानते हैं। देख लिए प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में भी, ताकि आपका नंबर पूरा मिल सके प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि यहाँ देखिए कूलॉम एक भौतिक क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का प्यारे बच्चों नियम दिया, जिन्होंने हम लोग उन्हें कूलॉम के नियम से जानते हैं। अब यहाँ देखिएगा उन्होंने कहा, यानी प्यारे बच्चों कूलॉम के नियम के अनुसार कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आवेशों के परिमाण के गुणनफल समानुपाती होती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही हमारा होता है कूलॉम का नियम। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन नोट करके याद कर लीजिएगा कि कूलॉम के नियम क्या है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए कूलॉम का नियम क्या होता है कि यहाँ देखिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आवेशों के परिमाण के क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणनफल के समानुपाती तथा इसके दूरी के बीच के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये होता है हमारा कूलॉम का नियम। तो आप लोग इसको प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा। अगला आज एक रेडियो तरंग का वेग होता है।
अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आंसर लगा दीजिए, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। प्यारे बच्चों क्लास जो है ना बहुत जबरदस्त है, तो ये सब क्लास आपको करना है और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। और आपको ये भी बताना है कि अगला जो क्लास होगा वो केमिस्ट्री बायो किसका चाहिए, किसका चाहिए प्यारे बच्चों क्लास, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए रेडियो तरंग का वेग होता है, रेडियो तरंग का वेग प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, सबको पता है मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो यहाँ देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो हमको समझना पड़ेगा ना, अगर मृग मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है तो आखिर ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में आपके कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है समझावें। तो आप कैसे समझाइएगा, जैसे हम समझा रहे हैं कॉपी में लिख दीजिएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आखिर क्या होता है। समझिएगा प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। कब, जब यहाँ देखिए जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन नहीं हो पाता है। तब विरल माध्यम में जो होगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रकाश का यहाँ देखिए अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि यहाँ देखिए संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्यारे लाल याद कर लीजिएगा। चलिए हम देखिए जड़त्व का नियम किसने दिया, देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसने दिया। तो प्यारे बच्चों जड़त्व का नियम ना प्यारे बच्चों किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। और सिद्ध किसने किया था दोबारा, तो न्यूटन ने किया था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जड़त्व का नियम किसने दिया, याद रखिएगा गैलीलियो ने दिया। यहाँ पे याद रखिएगा गैलीलियो ने दिया। अब देखिए जड़त्व का नियम क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, बाद में न्यूटन ने जड़त्व की यहाँ देखिए विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि जड़त्व के नियम को न्यूटन ने दिया था, नहीं, जड़त्व के नियम को सबसे पहले गैलीलियो साहब ने दिया था, फिर बाद में न्यूटन ने क्या किया था, जड़त्व के विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम कहते हैं। प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह नियम बताते हैं, यानी इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु यहाँ पे देखिए क्या है, स्थिर अवस्था में है, तब यह यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी ही यहाँ पे देखिए रहेगा जब तक इस पर किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। जब तक प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई यहाँ देखिए कोई भी वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है, तो वह तब तक यहाँ देखिए इसी प्रकार रहेगा। एक वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है तो ये जब तक इसी प्रकार रहेगा जब तक इसमें कोई यहाँ देखिए बाह्य द्वारा इसको फोर्स ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए। एक वस्तु वो स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के जड़त्व का नियम। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए इसको याद कर लीजिएगा। और ये हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीरीज प्यारे बच्चों मात्र 200 का होगा और डेली आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। इसका प्लेयर लिस्ट भी बना देंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा, याद करते चलेगा। अगर फेल होने का डर, एग्जाम में पास होने का डर है, यहाँ पे देखिए क्या होने का, फेल होने का डर है, ये सीरीज कर लीजिए, आपका प्यारे बच्चे पूरा टेंशन खत्म होने वाला है। तो आज यहाँ देखिए 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो इतना ही छोड़ दीजिए। और अगले क्लास में प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिएगा कौन से सब्जेक्ट का चाहिए और क्लास आपको कैसा लगा। तो यहाँ देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल पे। और लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा 91 35 74 2024। आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए प्लीज़। तो यहाँ आप देख लीजिए, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।